dear student, today we are going to study a very important poem of William Butler Yeats. यानी W. B. Yeats के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है द लेक आइल ऑफ इन्नेसरी। पहले चीज़ तो इसे आइजल मत पढ़िएगा, ये आइल है, ठीक है। लेक आइल ऑफ इन्नेसरी। लेक कहते हैं झील को, आइल आइलैंड है, टापू है। इन्नेसरी इस जगह का नाम है जहाँ W. B. Yeats यानी विलियम बटलर ईट्स जी रहा करते थे। दरअसल ये इनका नेटिव प्लेस है, इनका बचपन यहीं गुजरा। तो ये कुछ समय के बाद लंदन आकर के सेटल हो गए, लंदन में रहने लगे। एंड नाउ ही इज़ क्वाइट फेड अप विद द नॉइजी लाइफ ऑफ लंदन सिटी। यानी लंदन के शोर युक्त कोलाहल से, डिस्टर्बेंस से ये काफ़ी फेडअप हो चुके हैं, थक चुके हैं और अब ये लंदन में नहीं रहना चाहते। ये लंदन को छोड़कर तुरंत इन्नेसरी जाना चाहते हैं, वो जगह जो एक टापू है जहाँ चारों तरफ वातावरण में शांति है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है और जहाँ नेचर की ब्यूटी है यानी प्राकृतिक सुंदरता है। और इसीलिए एक दिन सुबह जब ये घर से निकलते हैं, अचानक इन्हें कुछ ऐसा होता है। अब इसके लिए लोगों की राय अलग अलग है। जैसे कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये सड़क क्रॉस कर रहे थे जब एक जेब्रा लाइन पर खड़े होते हैं और इन्हें शोरगुल सुनाई देता है और ये ख्यालों में गुम हो जाते हैं, अपने विचारों में खो जाते हैं। वहीं कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि एक शॉप थी सड़क के किनारे जहाँ छोटा सा फव्वारा था, उसे देखकर ये इन्नेसरी की यादों में खो जाते हैं। खैर दैट डजंट मैटर। आज हम बात करते हैं इस पोएम की। अब ये ख्याल इन्हें कहाँ से आता है वो एक अलग चीज़ है, पोएम को देखते हैं। ये कहते हैं आई विल अराइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अब तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। आई के साथ विल जब भी लगा होता है तो आप जानते हो ये सर्टेनिटी को शो करता है, यानी हर हाल में अब मैं उठूँगा और इस शहर को छोड़ दूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एंड गो टू इन्नेसरी, और मैं इन्नेसरी चला जाऊँगा, यानी मैंने तय कर लिया है कि अब मैं इस शहर को छोड़कर इन्नेसरी चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा। केबिन यानी एक छोटी सी कुटिया बनाऊँगा, एक छोटा सा घर बनाऊँगा। ऑफ क्ले, जो मिट्टी की बनी हुई होगी। एंड वैटल्स मेड, वैटल्स कहते हैं पेड़ों की टहनियों को, यानी पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों की मदद से और मिट्टी की मदद से मैं वहाँ एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा। आ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड, ध्यान रखिएगा वो छोटा सा केबिन मिट्टी और पेड़ों की टहनियों से, यहाँ मेड लिखा हुआ, वैटल्स मेड यानी पेड़ों की टहनियों से बना हुआ होगा। इतना ही नहीं, 9 बीन रोज, 9 बीन कहते हैं सेम को, सेम आपके यहाँ भी खाया जाता होगा, जानते होंगे गर्मियों में मिलता है। 9 बीन रोज यानी 9 कतारबद्ध पंक्तियाँ होंगी, 9 पंक्तियों में मैं सेम उगाऊंगा। आई विल हैव देयर, जो वहाँ होगा, यानी मैं वहाँ खेती बाड़ी करूँगा, क्यारियाँ बनाऊँगा, उनमें 9 पंक्तियाँ होंगी, सेम उगाऊँगा मैं उनमें। अ हाइव, हाइव कहते हैं छत्ता को, मधुमक्खी के छत्ते को, वहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता भी होगा, फॉर द हनी भी, जिससे मुझे मधुमक्खियों का शहद मिलेगा। यानी वहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता होगा, उनमें मक्खियाँ होंगी और उससे मुझे ताज़ा शुद्ध शहद मिलेगा। एंड लिव अलोन, और बिल्कुल अकेला रहूँगा। इन द बी लाउड ग्लैड, उन मक्खियों के शोर में। और ग्लेड कहते हैं किसी बंजर वीरान भूमि के बीच में जो खुली हुई जगह होती है उसे ग्लैड कहा जाता है। यानी मैं उस सुनसान वीरान भूमि में, ओपन स्पेस इन द फॉरेस्ट, ग्लैड कहते हैं एन ओपन स्पेस इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में उस खुले स्थान के बीच में मैं बिल्कुल अकेले रहूँगा, वहाँ कोई दूसरा नहीं होगा, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए आप सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा।
वो इसलिए मिलेगा फॉर पीस कम्स, क्योंकि मैंने महसूस किया है जब मैं वहाँ रह रहा था, फॉर पीस कम्स कि वहाँ शांति आती है। ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे ऐसे आती है जैसे बूंद टपकती हो, यानी जैसे बूंद, बारिश की बूंद बूंद करके टपकनी शुरू होती है, पहले रिमझिम फुहार आनी शुरू होती है, उसके बाद तेज बारिश होती है। ऐसे वहाँ शांति, वहाँ बूंद बूंद करके टपकती है धीरे धीरे। ड्रॉपिंग, अब बारिश तो बादलों से आती है, वहाँ शांति कैसे आती है ध्यान देना। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, यानी वहाँ बूंद बूंद करके शांति टपकती है। फ्रॉम द वेल्स कहते हैं आवरण से, घूंघट से ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह के आंचल से, सुबह के आवरण से बूंद बूंद करके वहाँ शांति टपकती है। यानी सुबह के समय वहाँ पूरी तरह से वातावरण में शांति होती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है, ऐसे लगता है जैसे सवेरा एक बहुत सुखद शांति लेकर आता है। टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जब शाम होती है तो वहाँ झींगुर गाते हैं। कि यहाँ क्रिकेट वो खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये झींगुर एक तरह का कीड़ा होता है जो शाम के समय, सनसेट के समय गाता है। ध्यान रखिएगा इन दो लाइनों में दो डिफरेंट टाइमिंग की बात की गई है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग की बात की गई है, और वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ये शाम के समय की बात की गई है, यानी सुबह। तो जब सुबह के आवरण से बूंद बूंद करके शांति टपकती है, यानी जब सूरज उग रहा होता है तो वातावरण में चारों तरफ शांति होती है, और शाम जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो झींगुर के गाने की आवाज़ चारों तरफ सुनाई देती है। देयर मिडनाइट, और अब ये मिडनाइट की बात कर रहे हैं, और वहाँ आधी रात के समय ऑल अ ग्लिमर, यानी ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स कैन बी सीन इन द स्काई, आसमान में टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी दिखाई देती है। यहाँ ग्लिमर का मतलब है टिमटिमाते हुए तारे, यानी टिमटिमाते हुए तारे, डिम लाइट ऑफ द, यू कैन से डिम लाइट ऑफ द स्टार्स, यानी तारों की धुंधली रोशनी, टिमटिमाते हुए तारों की धुंधली रोशनी वहाँ आसमान में देखने को मिलती है। नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय सूरज अपनी बैगनी प्रकाश से वातावरण को सुखद और सुनहरा बना रहा होता है, यानी दोपहर के समय तेज धूप होती है। एंड यूनिंग फुल ऑफ द लाइनेट विंग्स, और जब शाम हो रही होती है तो लाइनेट एक तरह का पंछी होता है, उसके पंख के फड़फड़ाने की आवाज़ वातावरण में गूंजने लगती है, यानी पूरा वातावरण पंछियों के चहकने से, उनके पंखों की आवाज़ से, झींगुर के गाने से शाम के समय भर जाता है। यानी यहाँ नेचुरल साउंड सुनाई देता है, प्रकृति की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, यह आर्टिफिशियल साउंड नहीं होती जो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। और लास्ट में आते हैं, एंड फाइनली ही मेक्स हिज फर्म रिजोल्यूशन दैट ही विल क्विट, ही विल लीव दिस सिटी एट वंस। और फिर ये वही फर्स्ट स्टैंजा वाली लाइन को रिपीट करते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि हमेशा दिन और रात, चाहे दिन हो या रात हो, आई हियर, मैं सुनता रहता हूँ, इस लंदन शहर में भी मुझे सुनाई देता रहता है, लेक वाटर लैपिंग, झील के पानी के कलकल छल छल की आवाज़। लैपिंग कहते हैं कलकल छल छल की आवाज़ को, यानी झील के पानी के कलकल छल छल की आवाज़ सुनाई देती है। विथ लो साउंड बाय द शोर, जब झील का पानी लो साउंड, धीमी ध्वनि उत्पन्न करता हुआ, शोर उत्पन्न करता हुआ आकर के अपने किनारों से टकराता है। शोर मीन्स होता है किनारा, यानी झील का पानी जब अपने किनारे से आकर टकराता है और जो मंद स्वर उत्पन्न होता है, जो धुन उत्पन्न होता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, अब जब मैं यहाँ सड़क के किनारे बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ, ऑन द पवमेंट ग्रे, पवमेंट फुटपाथ को कहते हैं, ग्रे लाइन को कहते हैं जो सड़क के बीचों बीच में होता है। जब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यानी सड़क के बीचों बीच में, मैं पवमेंट ग्रे पर खड़ा हुआ हूँ, जो क्रॉसिंग लाइन होती है, जिसे जेब्रा लाइन भी कहते हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आई हियर इट, उस समय भी लंदन जैसे शहर के बीचों बीच सड़क पर खड़े होकर के भी मैं सुन रहा हूँ। आई हियर इट, मुझे ये चीज़ सुनाई दे रही है, यह आवाज़ सुनाई दे रही है। इन द डीप हार्ट स्कोर, यानी मेरे दिल की गहराई में मुझे यह आवाज़ सुनाई दे रही है।
मैं अपने दिल की गहराई से इस आवाज़ को महसूस कर सकता हूँ. This is the reason why the poet has made a firm resolution that he will leave this city, which is full of noise, disturbance, and artificial sounds. He will not live in this city anymore. और कवि वहाँ से जाने का निर्णय ले लेता है. इस तरह से ये पोएम ख़त्म हो जाती है. आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी. अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ एक बार इसे और पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.